तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की नई नियुक्ति हुई है जिसमें कि साइबर तहसीलदार की नई नियुक्तियां की गई है। और साइबर तहसीलदार क्या होता है, साइबर तहसीलदार के द्वारा किस प्रकार के आदेश पारित किए जाते हैं और साइबर तहसीलदार की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है, साइबर तहसीलदार के आदेशों के खिलाफ किस प्रकार से आप कार्रवाई कर सकते हैं और कहां पर कार्रवाई कर सकते हैं, यह सब कुछ इस ग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दो काल्पनिक नाम लिए, एक नाम है रामलाल, एक नाम है श्यामलाल, ठीक है। और यहाँ पर ये सब अधिकारी है। आज की वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि कहाँ पर कानून में प्रावधान है कि अगर साइबर तहसीलदार ने किसी प्रकार का कोई आदेश पारित कर दिया तो उसके खिलाफ कहाँ कहाँ पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि साइबर तहसीलदार की नियुक्ति जो होती है वह कौन सी धारा के अंतर्गत होती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो नई नियुक्ति की है उसके संबंध में नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वह दिनांक 18 दिसंबर 2023 को जारी किया गया और इसमें उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता 1959 की धारा 13 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक, जो यहाँ पर लिखा है इतनी दिनांक में प्रकाशित की गई है, द्वारा सृजित साइबर तहसीलदार को क्षेत्रीय अधिकारिता मध्य प्रदेश के समस्त जिलों पर जनवरी 2024 के प्रथम दिन से विस्तारित करती है। तो इसका मतलब यह है कि साइबर तहसीलदार की जो नियुक्तियां की गई है या साइबर तहसीलदार के जो अधिकार दिए गए हैं उनका जो प्रयोग है तहसीलदार जो है वे जनवरी 2024 के प्रथम दिन से, मतलब 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएंगे। अब उसमें क्या क्या होगा उसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। उनके आदेश के खिलाफ कहाँ कहाँ पर अपील होगी, मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता में कहाँ कहाँ पर संशोधन किए गए, वह सब कुछ इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कि धारा 13 क क्या कहती है, ठीक है। धारा 13 क जो है जिसमें कि साइबर तहसीलदार की नियुक्ति की गई है वह धारा 13 क्या कहती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता 1959 की धारा 13 क कहती है या 13 ए कहती है कि साइबर तहसीलदार राज्य सरकार ऐसे मामलों के वर्ग जैसे कि राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा अधिसूचित करे के निराकरण के प्रयोजन के लिए एक या एक से अधिक जिले समाविष्ट करते हुए उसके मुख्यालय के साथ साइबर तहसील सृजित कर सकेगी तथा ऐसी साइबर तहसील को समाप्त कर सकेगी या उसकी सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी, ठीक है। तो यह कौन करेगा, धारा 13 क के अंतर्गत राज्य सरकार को ये अधिकार दिए गए। तो देखिए, धारा 13 क के अंतर्गत साइबर तहसीलदार के संबंध में जो है वे राज्य सरकार को अधिकार दिए गए हैं और राज्य सरकार जो है वह अगर चाहती है तो इस संबंध में मुख्यालय के साथ साइबर तहसील सृजित कर सकती है, ठीक है। अर्थात साइबर तहसीलदार बना सकती है या ऐसी साइबर तहसील को समाप्त कर सकती है या उसकी सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। इसका मतलब ये है कि राज्य शासन जो है वह साइबर तहसीलदार के मुख्यालयों को बना सकेगी तथा साइबर तहसीलदार के मुख्यालय जो है उनको समाप्त कर सकेगी या उनकी सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी। अर्थात एक साइबर तहसीलदार अगर किसी को बनाया है तो उसको एक से अधिक तहसील के चार्ज भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो साइबर तहसीलदार की जो नियुक्तियां होगी वह धारा 13 क के अंतर्गत मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 13 क के अंतर्गत होगी, ठीक है। अब साइबर तहसीलदार के क्या क्या अधिकार होंगे उनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि यह एक साइबर तहसीलदार है, ठीक है, और ये दो लोग हैं, एक रामलाल है एक श्यामलाल है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर किसी विक्रय पत्र का निष्पादन होता है, ठीक है, अगर इस जमीन को लेकर विक्रय पत्र का निष्पादन होता है और ये दोनों लोग जो है उपंजीयक कार्यालय में जाकर इस विक्रय पत्र का निष्पादन करवा देते हैं तो यह विक्रय पत्र जो है सीधा सीधा साइबर तहसीलदार के डैशबोर्ड पर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है साइबर तहसीलदार उस विक्रय पत्र के आधार पर अगर ये श्यामलाल जो है ये क्रेता है तो इस श्यामलाल का नामांतरण जो है वह ये साइबर तहसीलदार कर देगा, ठीक है। अब नामांतरण अगर इस साइबर तहसीलदार ने कर दिया और ऐसी स्थिति में अगर इस रामलाल को किसी प्रकार की आपत्ति है या जो नामांतरण इस साइबर तहसीलदार ने किया है उसके खिलाफ अगर ये रामलाल जो है ये किसी प्रकार की कोई अपील पेश करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में यह क्या कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसके संबंध में ये रामलाल जो है यह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष उस आदेश की अपील कर सकता है। क्या कर सकता है, उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष जो है साइबर तहसीलदार के अंतिम आदेश की अपील कर सकता है, ठीक है। और अगर इस साइबर तहसीलदार ने उस प्रकरण में अगर किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई प्रकरण चला है और उस प्रकरण के संबंध में अगर इस साइबर तहसीलदार ने जो है अगर कोई अंतरिम आदेश किया है अर्थात
उस प्रकरण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया है बल्कि उसमें कोई अंतरिम आदेश किया है, तो उस आदेश के खिलाफ अगर कोई व्यतीत पक्षकार है, जैसे ये रामलाल जो है यह अगर व्यतीत पक्षकार है, तो यह रामलाल जो है यह पुनर्विलोकन जो है अर्थात रिवीजन जो है वह कलेक्टर के समक्ष फाइल कर सकता है। और अगर इस साइबर तहसीलदार ने ऐसा कोई आदेश किया है जिसमें कि किसी प्रकार की कोई टंकण त्रुटि रह गई है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के खिलाफ पुनर्विलोकन जो होगी अर्थात रिव्यू जो पेश होगी वह साइबर तहसीलदार के समक्ष ही पेश होगी। ठीक है, तो इसके संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं कि ये सारी कार्रवाइयाँ जो है साइबर तहसीलदार के आदेश के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वह एसडीओ के यहाँ होगी, कलेक्टर के वहाँ होगी और साइबर तहसीलदार के वहाँ पर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के कानून में जो प्रावधान दिए गए वो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 55 में दिए गए। अब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 55 क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 55 साइबर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण इस अध्याय के उपबंध साइबर तहसील से संबंधित मामलों में साइबर तहसीलदार की समस्त कार्रवाइयों तथा पारित आदेशों पर इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी तहसीलदार की उसकी अधिकारिता वाली तहसील की कार्रवाइयों और पारित आदेशों पर लागू होते हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि साइबर तहसीलदार के द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया है तो वह ऐसा माना जाएगा जैसे कि वे किसी तहसीलदार की उसकी अधिकारिता वाली तहसील की कार्रवाइयों और पारित आदेशों पर लागू होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 55 ये कहती है कि अगर साइबर तहसीलदार ने कोई आदेश पारित किया है तो उस आदेश की अपील, जैसा कि हमने पहले समझा, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण, ठीक है, तो वह इसी प्रकार से होगी जैसे किसी तहसीलदार ने आदेश पारित किया हो। तो देखिए उसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर तहसीलदार ने किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया है तो उसकी अपील जो होती है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 क के तहत एसडीओ को अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय को पेश होती है। अब देखिए 44 क क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 क कहती है कि यदि ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है तो उपखंड अधिकारी को होगी। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि साइबर तहसीलदार जो है वह भी उसी तरीके से उपखंड अधिकारी का अधीनस्थ है जैसा कि तहसीलदार उपखंड अधिकारी का अधीनस्थ माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर साइबर तहसीलदार ने किसी प्रकार का कोई आदेश अपने प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया है तो उसकी अपील जो होगी वह उपखंड अधिकारी अर्थात एसडीओ को होगी। अगर साइबर तहसीलदार ने किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया है तो जैसा कि धारा 55 में कहा गया था कि उसकी पुनर्विलोकन जो है वैसे ही पेश होगी जैसे कि तहसीलदार के आदेश की पुनर्विलोकन पेश होती है। तो तहसीलदार के आदेश की जो पुनर्विलोकन पेश होती है वह तहसीलदार के समक्ष ही पेश होती है। तो ऐसी स्थिति में साइबर तहसीलदार के आदेश की पुनर्विलोकन जो है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत अर्थात 51 के तहत साइबर तहसीलदार को ही पेश होगी। और रिवीजन जो है अर्थात पुनरीक्षण जो है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत कलेक्टर महोदय को पेश होगी। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक तो शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।